हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गैंगस्टर सन का सीजन 2 और मैंने सीजन 1 पहले एक्सप्लेन कर दिया है। इसके स्टार्ट में हमें दिखाते हैं यंग हाई स्कूल, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जमा होते हैं और टीचर अनाउंस कर रहे होते हैं कि हम आप सभी नए बच्चों का अपने यंग एथलेटिक हाई स्कूल में स्वागत करते हैं। उसके बाद चेयरमैन बोलते हैं सभी बच्चों से कि हम आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे अपने सपने और उम्मीदों को हमारे स्कूल में पूरा कर सकें। और फिर हमें दिखाता है क्लास 1-5 जिसके बाहर बच्चे बात कर रहे होते हैं और उसके अंदर एक बच्चा मोबाइल चला रहा होता है, जो बाकी सब बच्चों से बोलता है, तुमने क्या ये देखा है? और वो बच्चे सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद वो उसके पास जाके पूछते हैं क्या हुआ, तुम हमें क्या बताना चाहते हो? फिर वो बोलता है क्या ये तुमने देखी है, ये स्कूल की लेजेंडरी वीडियो है। और वो बच्चे बोलते हैं क्या, दिखाओ। फिर वो दिखाता है वीडियो जिसके अंदर सैथ और काइल दोनों फाइट कर रहे होते हैं और सैथ काइल को पंच मारता है और काइल भी सैथ को मारता है, जिसकी वजह से उससे खून निकल रहा होता है। और इसे देख के बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं क्या ये नहीं हो सकता, तुम तो सीधा सीधा बता सकते हो ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, ये नकली है। लेकिन दूसरा बच्चा बोलता है बेवकूफ, ये बिल्कुल सच है। और वो बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो, क्या ये सच है? 200 वर्सेस 1, क्या ये हो सकता है? और फिर हमें दिखाते हैं वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, सैथ और काइल। और फिर ये लड़का बताता है बाकी सबको कि ये 2 साल पहले की बात है, जब ये लड़का इस स्कूल का बॉस था और इस अकेले ने बाकी सारे जापानीज याकुजा के साथ फाइट की थी। और इसके पीछे खड़ा हुआ लड़का बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल तुम सच बोल रहे हो। फिर ये गुस्सा होते हुए बोलता है बेवकूफ, ये बिल्कुल सच है, मैं तुझे सच बता रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं उसके पीछे से कोई गेट खोल कर आता है क्लास के अंदर, और इसे देख के बाकी सब बच्चे उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर वो गेट पकड़ता है और बोलता है मेरा नाम जेके ली है और मैं क्योंगडम जूनियर हाई का बॉस था। तुम लोग मुझसे अच्छे से बात करना, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उसके बाद में दिखाते हैं बाहर से एक बच्चा और आ रहा होता है उस क्लास के पास, और वो बोलता है इससे क्या तुम साइड हट सकते हो? और ये सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। फिर वो एकदम गुस्से से बोलता है ओए तूने क्या बोला मुझसे, क्या तू रुक नहीं सकता? और फिर हमें दिखाते हैं वही लड़का जो उससे बोलता है कि साइड हट जा, मैंने बोला ना। और इसे और गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद ये बोलता है क्या ऐसा लग रहा है कि तू आज मरना चाह रहा है, हैं? क्या ये तेरी आखिरी इच्छा है? लेकिन वो लड़का उससे बिल्कुल नहीं डरता, वो उसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर दिखाते हैं कि सामने से कोई और आता है और ये दोनों उसे ही देख रहे होते हैं। और ये लड़की होती है और इसके हाथ में कुछ था। उसके बाद वो लड़की आकर इन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है और वो बोलती है साइड हट जाओ। और इसे देख के इस टकले लड़के को और गुस्सा आ रहा होता है क्या सभी आके मुझसे ऐसे की बात कर रही है, बल्कि मुझे तो यहाँ का बॉस होना चाहिए था। तो उसके बाद वो बोलता है तू पागल लड़की, रुक, तू क्या सोचती है कि तू कौन है जो मुझे ऑर्डर दे रही है? और वो एकदम पंच मारने वाला होता है उस लड़की को। फिर हमें दिखाते हैं वो लड़की और वो लड़के दोनों के दोनों एकदम तैयार होते हैं। तो उसके बाद वो लड़की अपनी वो निकालती है जो उसके हाथ में था और वो लड़का अपने पंच को मारता है उसकी तरफ, लेकिन वो लड़की उसे स्टिक को सीधा उसके कंधे में मारती है और वो लड़का उसे पंच मारने वाला होता है, बिल्कुल उसके पहुंच गया होता है, लेकिन वो लड़की उसे रोक देती है। और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से फाइट करते हुए उलझ जाते हैं और वो टकला लड़का ये देख के डर गया होता है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं वही लड़का जिसके हाथ में फोन होता है, वो वीडियो चल रही होती है और उस वीडियो के अंदर हमें चैट दिखाते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि रेसिन ने सोफी को पकड़ लिया होता है और उसके हाथ में चाकू होता है और शायद एकदम चिल्ला रहा होता है उसे देख के, और उसकी बगल से एकदम चाकू निकलता है जो जैक ने फेंका होता है। और फिर शायद उसी की तरफ देख रहा होता है और फिर हमें दिखाते हैं जैक जो एकदम सामने देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाता है कि टाइम बीत गया होता है और उसके अब छोटे बाल होते हैं और वो जेल के अंदर होता है अपने सेल के अंदर। और फिर वो आज जेल से बाहर निकल आता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है जेल से निकल के। उसके बाद वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पे एक कार खड़ी होती है और वहाँ पे बॉब खड़ा होता है जो बोलता है वो जैक तुम आ गए यहाँ पे यहाँ पे। और जैक उसे देख के बोल रहा होता है तुम कमीने। फिर वो उस कार के पास जा रहा होता है बॉब के पास, और फिर कोई कार का गेट खुलता है और जैक सामने देख रहा होता है क्या ये कौन है। फिर वो देखता है कि सैथ भी आया होता है उसे लेने के लिए और वो एकदम झुक जाता है उसके सामने और बोलता है बॉस आप क्यों आए यहाँ पे? लेकिन सैथ बोलता है वेलकम बैक। और जैक बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपका आने के लिए थैंक्स। और सैथ उससे पूछता है क्या तुम अभी भी स्कूल जाना चाहते हो? और फिर हमें दिखा दें यंग एथलेटिक हाई स्कूल जहाँ पे कोई आ रहा होता है और ये वही लड़का होता है जो अपनी सैथ की मॉम की टीचर का स्टूडेंट था। और वो बोलता है अच्छा तो ये है यंग हाई स्कूल। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और वो सामने जा रहा होता है तो वो देखता है सामने की वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे होते हैं इंडियन हाई स्कूल के जो भी उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं गेम के अंदर। और उसके बाद वो बोलता है अच्छा स्कूल, अच्छा लग रहा है सुनने में। और फिर हमें बताते हैं पहाड़ों के बीच में जहाँ पे पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी होती है और फिर वो उड़ के सामने एक तरफ जाती है जहाँ पे उस घर के अंदर वो बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो अपनी सैथ की मॉम का टीचर था।
और वो मेडिटेशन कर रहा होता है। और फिर वो चिल्ला के बोलते हैं जिन, लेकिन वो एक बार में नहीं सुनता, वो सो रहा होता है। उसके बाद वो दोबारा चिल्लाते हैं जिन वॉन, और वो एकदम सुनता है और बोलता है अब क्या हुआ, लेकिन उसके टीचर अभी भी चिल्ला रहे होते हैं जिन, और फिर बोलता है हाँ हाँ मैं आ गया। उसके बाद उनके पीछे आके खड़ा हो जाता है और वो वहीं पे खड़ा होता है और उसके टीचर अभी भी मेडिटेट कर रहे होते हैं और वो खड़े खड़े ही सो जाता है, इतना थक गया होता है। और यही देख के उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वो एकदम खड़े होते हैं और वो बोलते हैं तुम बेवकूफ, और सीधा उसके सिर पे एक मारते हैं। और उसके बाद वो बोलता है औच औच दर्द हो रहा है, आपने क्यों किया मेरे साथ। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है जिनसे क्या तेरे दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं बेवकूफ। और वो बोलता है क्या क्या बोल रहे हो आप, और वो ज्यादा गुस्से में होते हैं। उसके बाद वो उसे एक मारते हैं, दूसरा मारते हैं, लेकिन वो सभी को डॉज कर रहा होता है। उसके बाद बोलते हैं बच्चे बच्चे, और बहुत ज्यादा सांस ले रहे होते हैं। और वो एकदम चिल्ला के बोलता है क्या हुआ, मैंने तो सारा काम कर लिया, मैंने लकड़ियों को भी काट दिया और पानी भी भर के रख दिया। और वो बोलता है क्या आप मुझे इसलिए पनिशमेंट दे रहे हैं क्योंकि मैंने सारे काम कर दिए टाइम पे। और एकदम गुस्से में बोल रहा होता है वो अपनी टीचर से। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि अपनी चीजें पैक कर लो। और जिन उन्हीं की तरफ दिख रहा होता है, बोलता है क्या आप क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैंने बोला ना कि पैक करो। और एकदम चिल्ला के बोलता है जिन कि आपका क्या मतलब है, क्या आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं, पर मैंने तो आपकी सारी बात मानता हूँ ना। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है जिनसे कि तुमने अपनी ग्रेजुएशन कब की थी मिडिल स्कूल की। वो बोलता है ये कुछ 2 साल पहले ही तो थी, हाँ मुझे तो याद है अच्छे से 2 साल थे। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है जिनसे अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें अब ग्रेजुएट होना चाहिए हाई स्कूल से। और जिन सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ से क्यों जाने की जरूरत है, लेकिन फिर वो बोलता है उस बूढ़े आदमी से पर वो तो मैं यहीं से कर सकता हूँ ना। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है जिनसे नहीं मैं तुम्हें एग्जाम देने के लिए नहीं बोल रहा हाई स्कूल की, पर तुम्हें सच में स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ जाके देखना चाहिए। और जिन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो पहाड़ों से आ गया होता है सिटी के अंदर और वो ऊपर देख रहा होता है वाह इतनी सारी बिल्डिंग, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है एकदम छोटे बच्चे की तरफ, और बाकी सब बच्चे उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और उसके बाद वो एकदम उछलता हुआ जा रहा होता है रोडों पे। फिर वो साइड में दिखता है, बोलता है ओ ये है यंगजन हाई स्कूल। फिर वो उसके सामने चला जाता है वो और रोड पे जा रहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं और वो बोलता है स्कूल अच्छा यहाँ पे मजा आएगा। और फिर हमें दिखाते हैं स्कूल के अंदर जिन जाता है क्लास 1-5 के पास, तो उसके अंदर टीचर बाकी सब बच्चों को बताते हैं कि आज से मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ और मेरा नाम है जॉर्ज ओ, तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। और फिर वो बोलते हैं कि जैसा आप सभी जानते होंगे कि अब हमारा स्कूल एथलेटिक हाई स्कूल बन चुका है और मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ अच्छे एथलेटिक स्टूडेंट भी हैं। और फिर हमें दिखाते हैं वही लड़की और वो लड़का। उसके बाद टीचर बोलते हैं क्या वो बच्चे अपना हाथ ऊपर करके मुझे बताएंगे कि वो कौन है। और फिर पूरी क्लास के अंदर ये 3 बच्चे अपने हाथ उठाते हैं और ये वही लड़का होता है जिसकी लड़ाई हुई थी आज सुबह ही, और ये मोटा लड़का होता है दूसरा। उसके बाद ये लड़की होती है और बाकी सब बच्चे यही देख रहे होते हैं और वो टकला लड़का भी नहीं देख रहा होता है। और फिर वो टीचर बोलता है उन बच्चों से कि मैं जानता हूँ कि स्पोर्ट्स भी जरूरी है तुम लोगों के लिए, पर तुम्हें पढ़ाई में भी अपने आप को अच्छा रखना चाहिए। और फिर एकदम वो बाहर की तरफ कुछ नोटिस करते हैं कि उन्हें कोई देख रहा होता है और ये जिनी होता है जो एकदम जाग के देख रहा होता है चुपके से उन्हें। उसके बाद टीचर बोलते हैं जिन से कि तुम कौन हो, और जिन बोलता है कि मुझे यहाँ आने के लिए बोला गया था कि यही मेरी क्लास है। और फिर टीचर जिन से पूछते हैं क्या तुम ट्रांसफर हुए बच्चे हो या फिर ये तुम्हारा पहला दिन है स्कूल के अंदर। और जिन झुकते हुए बोलता है टीचर को नहीं मैं ट्रांसफर हुआ बच्चा नहीं हूँ और ये मेरी पहली बार है कि मैं स्कूल के अंदर आया हूँ, तो प्लीज आप मुझे देखना। और जिन अपने मन में सोच रहा होता है कि उसके टीचर ने उससे बोला था कि जब भी तुम स्कूल के अंदर जाओ तो हमेशा वो करो अपने टीचर को ताकि तुम स्कूल के अंदर अच्छे से पढ़ाई कर सको। और वो उनकी बातें सुनना होता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैंने बहुत अच्छा किया आते ही। लेकिन टीचर उससे बोलते हैं कि मुझे चेक करना पड़ेगा ऑफिस के अंदर, तो तुम वहाँ पे जाओ, वो खाली सीट है वहाँ पे जाके बैठ जाओ। और वो बोलता है हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद वो बोलता है ओके सर मैं वहाँ जाके बैठ जाऊंगा। और वो टीचर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पे सभी बच्चे उसी की तरफ देख रहे होते हैं और वो बिना नर्वस होते हुए बोलता है हाय मेरा नाम जिन है और ये मेरी पहली बार है कि मैं स्कूल आया हूँ, तो हम सब आराम से एक साथ मिलकर रहेंगे। और उसके सामने वो लड़का बैठा होता है, बोलता है क्या पहली बार। और वो बोलता है बिल्कुल कॉन्फिडेंट से हाँ ये मैं पहली बार है क्योंकि मैं ग्रेजुएट हुआ था मिडिल स्कूल से, वो भी अपने घर से। और वो सभी बच्चे उसी की तरफ देख रहे होते हैं। वो बॉक्सिंग वाला लड़का भी उसकी तरफ देख रहा होता है और मोटा लड़का वो लड़की और वो टकला लड़का सब उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाता है कि जिन जा रहा होता है और उसके हाथ में एक पर्ची होती है जिसपे एड्रेस लिखा होता है। वो अपने आसपास देख रहा होता है कि कहाँ पे है ये एड्रेस। फिर वो देखता है अपने सामने घर, वो बोलता है हाँ ये वही है यहीं पे है वो। फिर वो जाके बेल को रिंग करता है, बोलता है क्या यहाँ पे कोई है। हाँ अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाओ और गेट खुलता है। वो एकदम डर जाता है कि क्या एकदम गेट खुल गया। उसके बाद वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे सैफ की मॉम होती है और वो बोलते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पे आ गए। और जिन एकदम खुश होते हुए बोलता है सिस्टर तुम यहाँ पे हो। और सैफ की मॉम बोलती है जिन से कि मुझे लगा था कि तुम तो गुम हो जाओगे लेकिन तुमने तो मेरा घर जल्दी ढूंढ लिया। और जिन बोलता है हाँ जरूर मैं भले सब पहाड़ों
पे रहा हूँ पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और बोलते हैं हाँ हाँ तुमने अच्छा काम किया। उसके बाद वो जिनसे बोलती हैं अंदर आ जाओ। फिर वो अपने जूते उतार के अंदर आ रहा होता है और सैफ की माम उसे देख रही होती है। उसके बाद वो बोलती हैं कि स्कूल कैसा था। और बोलता है हाँ मजेदार था स्कूल। उसका अच्छा ऐसी बात है, चलो अच्छा है। उसके बाद वो गेट खोलती हैं और उससे बोलती हैं कि तुम आज से यहाँ पे रहोगे। और जिन ये देख के एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बोलता है वाह, वहाँ पे ड्रेस होती है और कंप्यूटर होता है, बहुत सारी बुक होती है, उसका नया बैकपैक भी होता है और बेड होता है। उसके बाद सैफ की मम बोलती है जिन से कि ये मेरे बेटे का रूम था। और जिन बोलता है क्या। और फिर सैफ की मम बोलती हैं हाँ वो यहाँ पे पहले रहता था पर वो अभी और कहीं रहता है। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारे सेम स्कूल में तुम्हारे साथ जाता है। और जिन बोलता है क्या मेरे साथ सेम स्कूल में। और सैफ की मम वहां से जाते हुए बोलती हैं जिन से कि तुम मुझसे जल्दी से जल्दी मिलोगे, चिंता मत करो। और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल के गई। उसके बाद सैफ की मम बोलती हैं कि अपने बैग को रखो और नीचे आओ मेरे साथ। उसके बाद हमें दिखाते हैं सीढ़ी जिसके नीचे एक और सीक्रेट डोर होता है और ये बेसमेंट में जा रहा होता है जहाँ पे सैफ की मम उसे ले जा रही होती है जिनको। और वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। उसके बाद वो जमीन पहुंच जाती हैं और सैफ की मम बोलते हैं कि यहीं पे इंतजार करो, मैं लाइट चलाती हूँ। फिर वो बहुत सारी कैंडल जलाती हैं और फिर जिन सामने देखता है तो वहाँ पे पूरा एक रूम होता है जहाँ पे बहुत सारी बुक होती हैं और बहुत सारे वेपन भी रखे होते हैं। और उसके बाद सैफ की मम बोलती हैं जिनसे क्यों ना मैं अपनी जूनियर की थोड़ी स्किल्स देख लूं कि वो कैसा है। लेकिन जिन बोलता है सैफ की मम से कि मुझे माफ करना। और सैफ की मम बोलती हैं कि क्या हुआ, तुम्हें जो भी वेपन पसंद है तुम वो चूज कर सकते हो। लेकिन जिन बोलता है सिस्टर। और वो बोलती है हाँ क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि आपको चोट लग सकती है। और वो मन में सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जिन बोलता है सैफ की मॉम से कि मैं अपने क्लैन का सक्सेसर हूँ और मेरी टीचर ने मुझे कभी भी हारना नहीं सिखाया। और वो एकदम सीरियस होके बोल रहा होता है ये। और सैफ की मॉम उसे देख रही होती हैं और वो भी सैफ की मॉम को देख रहा होता है। और फिर सैफ की मॉम एकदम स्माइल करती हैं और बोलती हैं अच्छा ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे सीरियस होकर फाइट करनी पड़ेगी। और फिर हमें दिखाते हैं स्टूडेंट काउंसिल का रूम जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और वहाँ पे 2 सीट खाली होती हैं और ये लड़की उन्हें देख रही होती है। उसके बाद वो बोलती है हाँ ठीक है। और फिर हमें दिखाते हैं ये लड़की और कोई नहीं होती, ये सोफी होती है और ये अब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन चुकी है। और इसके आगे वो और कुछ बोलती है, इतने में एक लड़का साइड से बोलता है ओहो। और हमें दिखाते हैं ये होता है टाइकोंडो क्लब का कैप्टन और इसका नाम होता है माइक खान। ये बोलता है कि मैं पहली प्रैक्टिस से थक चुका हूँ तो इसे जल्द से जल्द खत्म करो। और फिर हमें दिखाते हैं जूडो क्लब का कैप्टन पॉल। ये बोलता है हाँ मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ और वैसे भी यहाँ पे बॉक्सिंग क्लब और मार्शल आर्ट क्लब के कैप्टन क्यों नहीं है, हम लोग भी बिजी हैं कंपटीशन को लेके पर वो यहाँ पे क्यों नहीं है। और ये सुनने के बाद वो सभी बच्चे एक साथ सोफी की तरफ देख रहे होते हैं कि वो अब क्या बोलेगी। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, एकदम चुप होती है। इतने में कोई गेट खुलता है और सभी बच्चे एकदम उसी की तरफ देखते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि कोई गेट से अंदर आता है और ये और कोई नहीं होता, ये बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन होता है जो अभी एशियन चैंपियन बन चुका है और इसका नाम होता है विक्टर चू। और उसके बहुत सारा पसीना निकल रहा होता है। उसके बाद वो अपनी सीट की तरफ आता है। उसके बाद वो सोफी से बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया। लेकिन सोफी बोलती है कोई बात नहीं, वैसे हम अभी शुरू करने ही वाले थे। और उसके बाद वो अपनी सीट पीछे करता है और वो वहाँ पे बैठता है। सभी बच्चे उसी की तरफ देख रहे होते हैं। फिर सोफी पूछती है कि ब्रॉक कहाँ गया, ब्रॉक नहीं आ रहा क्या। और विक्टर बोलता है अगले हफ्ते उसका कंपटीशन है इसलिए वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। और सोफी बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है हम उससे बाद में बात कर लेंगे। और उसका बोलता है हाँ वैसे भी वो संडे को खाली रहेगा तो उसे हम वहीं पे बुला लेंगे। वैसे हम यहाँ पे आज क्यों जमा हुए हैं। और सोफी बोलती है कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो बच्चे एथलेटिक नहीं है हम उनके साथ क्या करें। और विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसके बारे में बात कर रही है। और फिर सोफी बोलती है विक्टर से क्या तुम भूल गए हमें अगले हफ्ते तक नए बच्चों को ज्वाइन कराना है क्लब के अंदर। और वो विक्टर बोलता है हाँ तुमने सही बोला। और इन दोनों की बात में वो लड़का एकदम चिल्लाकर बोलता है वो बस करो तुम लोग, क्या तुम अपनी बातें बंद कर सकते हो, क्यों ना हम सीधा मेन पॉइंट डिस्कस करें यहाँ पे। और विक्टर सीधा देख रहा होता है और सोफी बोलती है ओ सॉरी सॉरी चलो हम ठीक है वही बात करते हैं। और फिर सोफी बोलती है कि आज की मीटिंग का मेन पॉइंट है कि चेयरमैन ने हमसे एक फेवर मांगा है इसलिए हम सभी आज यहाँ पे जमा हुए हैं। तो पहली बात है कि जो भी सारे एथलेटिक क्लब हैं वो किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए। और दूसरी बात की सारे एथलेटिक क्लब के कैप्टन ये मेक श्योर करेंगे कि उनकी और दूसरे बच्चों के साथ फाइट ना हो कोई भी, और बेवजह के कंपटीशन तो बिल्कुल ना हो। और तीसरी बात है कि कोई भी ज्वाइन करने के लिए ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग या कोई प्रोसेस नहीं रखेगा, जो ज्वाइन होना चाहता है उसे आराम से ज्वाइन होने देंगे क्लब के अंदर। और यही मीटिंग के अंदर डिस्कस हो रहा
होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं थोड़े टाइम बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और वो सभी बच्चे वहाँ से जा रहे होते हैं और फिर सोफी बोलती है उन सभी से, ठीक है यहीं से हमारी मीटिंग आज खत्म होती है और आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। उसके बाद वो अपना बैग पैक कर रही होती है और विक्टर उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद सोफी देखती है क्या ये विक्टर क्यों नहीं गया यहाँ से। फिर सोफी बोलती है विक्टर से, क्या हुआ तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जाना क्या। और विक्टर बोलता है हाँ पर सोफी, और बोलती है हाँ क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई मैसेज मिला उसकी तरफ से। और यही सुन के सोफी एकदम वहीं रुक जाती है और विक्टर सोच रहा होता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या। और सोफी बोलती है नहीं मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, पर तुमने कुछ सुना है उसके बारे में कि वो कब स्कूल वापस आएगा। और विक्टर बोलता है सोफी से, नहीं मैंने भी नहीं देखा उसे कुछ टाइम से, पर तुम चिंता मत करो उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया है कि वो ग्रेजुएट होकर निकलेगा स्कूल से। और यही सुनने का सोफी एकदम शॉक होती है। फिर वो याद करती है सैथ की मॉम को, जब रीसन ने उसे पकड़ लिया होता है उसके हाथ में नाइफ होता है तो सैथ होता है उसके सामने और सैथ की मॉम होती है और वो बहुत ज्यादा डर गई होती है, रो रही होती है वो। फिर वो देखती है कि उसके सामने से एकदम चाकू आता है और रीसन के हाथ में लगता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डर गई होती है, जिसका डर उसके अंदर अभी भी होता है और वो बिल्कुल कांप रही होती है ये सोच के। उसके बाद विक्टर बोलता है सोफी से, क्या हुआ तुम ठीक हो। और सोफी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सॉरी मुझे माफ करना पर मुझे पहले जाना पड़ेगा। और यही बोल के वहां से चली जाती है और विक्टर बोलता है हाँ ठीक है ठीक है। और फिर विक्टर वहीं पे बैठा होता है और उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है ओ अब मुझे लगा था कि वो नॉर्मल हो गई होगी जो भी उसके साथ हुआ है, पर अब जब मैं ये सोच रहा हूँ तो अगर वो नॉर्मल हो गई तो ये कुछ ज्यादा ही अजीब होगा। और यही बोलते हुए उसका हाथ कांप रहा होता है क्योंकि इसे भी उस दिन का डर होता है। फिर वो याद करता है कि उस दिन क्या हुआ था जब रियूसन के हाथ में चाकू लग गया था। उसके बाद सोफी नीचे गिर गई थी और रियूसन एकदम सामने देखता है और इस सब से सोफी बहुत ज्यादा डर गई होती है, वो एकदम नीचे डली होती है। और उसके बाद में दिखाते हैं शायद एकदम भगते हुए आता है रियूसन की तरफ और सीधा उसके मुंह पे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से उसका मुंह खराब हो जाता है। और शायद को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो बिल्कुल नहीं रुकता, वो रियूसन को एक के बाद एक पंच मारे जा रहा होता है और रियूसन के मुंह से खून निकल रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि रियूसन शायद के सामने घुटने टेक के बैठा होता है और हमें ऐसा दिखाते हैं कि वो एकदम बेहोश हो गया है, लेकिन शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो रुकता नहीं है, वो अपने पंच को टाइट करता है और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन शायद की मॉम उसे रोक लेती है बीच में। और इस सब को पीछे से विक्टर खड़े होकर देख रहा होता है, वो भी डर गया होता है ये सब देख के। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पे विक्टर ये सब याद कर रहा होता है, उसका हाथ बहुत जोर से शेक कर रहा होता है। फिर वो अपने हाथ को टाइट करता है और वहां से चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं शायद की मॉम का घर, जहाँ पे जेन आया होता है वो टेबल पे बैठा होता है और वो वहीं पे बैठा होता है, वो अपनी आंख को सेक रहा होता है और शायद की मॉम उसके सामने खड़ी होती है। फिर वो बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा। और वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर शायद की मॉम बोलते हैं तो क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। फिर वो बोलता है ये मेरी पहला टाइम है कि मेरे लिए किसी ने खाना बनाया है, वरना पहाड़ों पे तो मैं खुद अपने लिए खाना बनाता था। और यही सुन के शायद की मम्मी एकदम खुश होती हैं और बोलती हैं कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी और वैसे भी तुम अब पहाड़ों पे नहीं हो तो तुम आराम से खाओ। और वो बोलता है हाँ ठीक है थैंक यू खाने के लिए। और उसके बाद वो चॉपस्टिक को नीचे रख देता है और चम्मच से एकदम खा रहा होता है और खाते हुए उसके कान हिल रहे होते हैं, उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाना। और उसके बाद शायद की मम्मी बोलती है जल्दी से खाओ और स्ट्रांग बन जाओ ताकि हम दोबारा फाइट कर सकें। लेकिन जिन उन्हें कोई जवाब नहीं देता, वो अभी भी खाना खा रहा होता है। उसके बाद शायद की मम्मी बोलती है क्या हुआ, तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते। फिर जिन बोलता है हाँ मैं करना चाहता हूँ, पर क्या ये ठीक होगा कि आप मुझसे फाइट करें इस हालत में भी। और फिर हमें दिखाते हैं शायद की मम्मी के हाथ में जहाँ पे चोट लगी होती है और ये चोट के बाद ब्लू मार्क छोड़ जाता है, वो होता है। और फिर शायद की मम्मी बोलती है जिनसे कि मुझे नहीं पता ये कितना टाइम हो गया इसे जब से मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज किया है फाइट के अंदर। और जिन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वो एकदम स्माइल करती हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं सोफी का घर, जिसके अंदर वो आती है, बोलती है कि मैं घर आ गई। और सोफी के डैड उसे देख लेते हैं, बोलते हैं हो तुम आ गई। और सोफी बोलती है अपने डैड से कि आप आज घर जल्दी आ गए। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं उससे कि ये इलेक्शन का टाइम है तो हमारी कंपनी में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है अभी, तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। और बोलते हैं अच्छा तो आपने खाना खाया। और सोफी के डैड बोलते हैं हाँ मैंने खा लिया, जो मेड ने डिनर बनाया था वो मैं खा चुका हूँ। उसके बाद सोफी पूछती है उनसे क्या आप टी पियेंगे, और बोलते हैं हाँ ठीक है। उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं कि उनके सामने टी रखी होती है और वो उनके हाथ में होती है। फिर वो बोलते हैं सोफी से तो अब तुम सीनियर बन चुकी हो तो ये बताओ आज कैसा था स्कूल, ज्यादा हार्ड तो नहीं था। लेकिन सोफी बोलती है नहीं सब कुछ पहले की जैसा ही था, कोई कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। उसके बाद सोफी के डैड उससे पूछते हैं तो तुमने डिसाइड किया कि तुम क्या करना चाहती हो आगे। लेकिन सोफी बोलती कि नहीं मैं अभी कुछ श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। फिर सोफी के डैड बोलते हैं कि तुम्हें कानून में भी कुछ ज्यादा
इंटरेस्ट नहीं है। और सोफी बोलती है हाँ पर मैं फिर भी आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा बिजी नहीं करना चाहती आपकी तरह। और फिर सोफी के डैड उससे बोलते हैं कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख सका। और सोफी बोलती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था, पर मैं ये बस ये बोलना चाहती थी कि मैं ऐसी जॉब ढूंढना चाहती हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को एंजॉय कर सकूँ। और सोफी के डैड उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका सोफी बोलती है कि अभी मैं स्टडी कर रही हूँ स्पोर्ट्स मार्केटिंग फील्ड में। और उसके डैड बोलते हैं स्पोर्ट्स मार्केटिंग। और फिर सोफी बोलती है हाँ जब मैं ब्रॉक और विक्टर को देखती हूँ तो बहुत ज्यादा अमेजिंग दिखते हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं इस एज में। और सोफी के डैड उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर सोफी बोलती है कि अब हमारा स्कूल एथलेटिक स्कूल बन चुका है, तो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं उनके पैशन को देखूंगी और फील करूंगी। उसके बाद सोफी के डैड बोलते हैं सोफी क्या तुम सनशाइन प्रोडक्शन में जाने की तो नहीं सोच रही? और सोफी उन्हीं की तरफ देख रही होती है। उसके बाद सोफी के डैड बोलते हैं कि वो कंपनी जहाँ पे ब्रॉक और विक्टर हैं वो कंपनी सनशाइन कहलाती है, और तुम ये जानती हो ना। और सोफी उन्हीं की तरफ देख रही होती है। उसके बाद बोलते हैं ओहो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, तुम्हें उस आदमी के पास बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मैं। लेकिन सोफी बोलती है डैड आप क्या बोल रहे हैं? और उसका सोफी के डैड बोलते हैं उससे कि मैं तुम्हें और कुछ करने दूंगा, पर मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, क्योंकि अगर तुमने ये किया तो तुम और ज्यादा अपने आप को खतरे में डाल दोगी। और सोफी उन्हीं की तरफ देख रही होती है और एकदम उदास हो जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन यंगजिन हाई स्कूल के रास्ते पे जेन जा रहा होता है और उसकी एक आंख में चोट लगी होती है और उसकी नाक में भी चोट लगी होती है। और वो बोलता है क्या टीचर है मेरे पास? उसके बाद वो सामने देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं और वो अपने अपने क्लब में बच्चों को ज्वाइन करने के लिए पूछ रहे होते हैं। और वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं, कोई सॉकर प्लेयर होता है, कोई कराटे मेंबर के लिए होता है, कोई जूडो के लिए। यहाँ पे सभी अपने अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए पूछ रहे होते हैं बच्चे से। और ये देखने के बाद जेन एकदम खुश होते हुए बोलता है ओहो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर उसके पीछे से कोई बोलता है कि साइड हटोगे। और वो पीछे देखता है तो बोलता है क्या ये कितना बड़ा है। और वो एकदम आसमानी की तरफ देखते हुए बोलता है ओ तुम मेरे पीछे बैठते हो ना, हेलो। और वो बोलता है ओ हाँ हेलो। उसके बाद जिन बोलता है उससे अच्छा तो क्या तुम कोई स्पोर्ट्स क्लब में हो? और बोलता है क्या? फिर जिन बोलता है कि मैंने सुना है कि इस स्कूल में सभी को एक ना एक स्पोर्ट्स में ज्वाइन होना जरूरी है, क्या ये तुम नहीं जानते? लेकिन वो मोटा लड़का बोलता है उससे ओ मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं एथलेटिक स्टूडेंट हूँ। और बोलता है क्या एथलेटिक स्टूडेंट, ये क्या होता है? और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, इतने में पीछे से एक टकला लड़का आता है और बोलता है वो मेरे रास्ते से हट जाओ कमीनो, जल्दी जल्दी हटो। और जिन और वो मोटा लड़का उसी की तरफ देख रहे होते हैं और ये वही गंजा लड़का होता है जो पहले दिन अपने आप फाइट कर रहा होता है इस लड़के से और उस लड़की से। और फिर एकदम गुस्सा होते हुए चिल्ला के बोलता है तुम आखिर किसकी तरफ घूर के देख रहे हो, क्या तुम फिटनेस चाहते हो? और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है और एकदम स्माइल करता है। और यही देखने के बाद वो टकला लड़का एकदम बोलता है कि मैंने तुमसे बोला ना साइड हटने के लिए, तो तुम मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? और वो मोटा लड़का उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद जिन बोलता है ओ दोस्त तुम तो हमारी क्लास में ही हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर ये टकला बोलता है क्या कहा तुमने दोस्त? और इसी के बाद वो उसकी शर्ट पकड़ता है साइड से और बोलता है हे कमीने, तू कौन होता है मुझे दोस्त बोलने वाला, क्या तू मरना चाहता है? और फिर जिन उसके हाथ को देख रहा होता है जिसने उसकी शर्ट को पकड़ा होता है। उसके बाद वो एकदम सामने देखता है और वो टकला लड़का उसके पास आता है और बोलता है तू मेरे साथ आ। और फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद ही मोटा लड़का बोल रहा होता है उससे कि नहीं नहीं तुम मत जाओ वहां, लेकिन जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और वो लड़का बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और जिन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम मेरी क्लास में हो, मैंने तुम्हें कल देखा था। बोलता है हे तू कमीने। और यही बोलने के बाद वो अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और जिन उसे ही देख रहा होता है। वो उसके बाद वो बोलता है कि मेरा नाम JK ली है और मैं क्योंगडोंग जूनियर हाई का बॉस था, क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना पहले? फिर जिन बोलता है नहीं मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। और फिर ये बोलता है क्या क्या बोल रहा है तू? उसके बाद जिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके मुंह से सिगरेट छीन लेता है और वो सोचता है क्या ये इसने क्या किया एकदम। फिर जिन उसकी सिगरेट पकड़ के बोलता है कि स्टूडेंट्स को स्मोक नहीं करना चाहिए। और यही सुनने के बाद उस टकले को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो अपने पंच को टाइट करता है और जिन की तरफ मारने के लिए तैयार होता है और जिन उसे ही देख रहा होता है। फिर वो मार देता है अपने पंच को और जिन अपने हाथ से उस सिगरेट को गिराता है और अपनी 2 उंगलियां उसके आगे बढ़ाता है। और फिर हमें दिखाते हैं ये टकला एकदम सामने देख रहा होता है और एकदम शॉक में होता है। और जिन भी एकदम ठीक होता है, उसे कोई चोट नहीं लगी होती। उसके बाद वो बोलता है कि स्टूडेंट्स को अपने दोस्तों को हिट भी नहीं करना चाहिए, क्या ये तुम्हें पता नहीं है? और ये टकला सोच रहा होता है क्या इसने क्या किया, लेकिन जिन ने अपनी 2 उंगलियों से ही उसकी शर्ट को पकड़ के रोक दिया होता है उसके पंच को।
वो बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा होता है, लेकिन जिन एकदम आराम से उसके हाथ को रोक देता है और वो उसे देख के एकदम हंस रहा होता है। यही देख के उस टकले को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है तू कमीने रुक, मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन इतने में कोई चिल्ला के बोलता है पीछे से रुक जाओ। और ये दोनों देखते हैं क्या अब कौन आ गया। उसके बाद हमें दिखाते हैं ये होता है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, इसका नाम होता है हेनरी चैंग और ये ब्रॉक चैंग का भाई होता है। उसके बाद वो बोलता है ओए तुम परेशानी करने वाले लड़के। और यही सुनने के बाद वो टकला अपने हाथ को पीछे कर लेता है और जिन एकदम घबरा रहा होता है क्या ये कैसे बोल रहा है। और वो सोचता है परेशानी करने वाला लड़का यानी बुली। और वो अपने दिमाग में एकदम सोच रहा होता है क्या मुझे ये वैसा लड़का समझ रहा है। फिर वो बोलता है नहीं नहीं मैं बुली नहीं हूँ, मैंने किसी को बुली नहीं किया। फिर ब्रॉक का भाई बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है हेनरी चैंग और मैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस स्कूल का। और मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं यहाँ पे जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए। और मैं रेसलिंग क्लब का हेड भी हूँ और मैं 5th पोजीशन पे आया था विंटर कंपटीशन में। और वो एकदम चिल्लाक बोल रहा होता है ये सब। और जिन एकदम उसे देख के सोच रहा होता है क्या ये क्या बोले जा रहा है मुझे। और फिर ब्रॉक का भाई बोलता है कि मुझे अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं 5th पोजीशन पे आया था। पर क्या तुम ये जानते हो कि मैंने रेसलिंग सीखना पिछले साल शुरू किया था और उसके कुछ महीने बाद मैं सीधा 5th पोजीशन पे आ गया। और जिनको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये क्या बोले जा रहा है। और फिर ब्रॉक का भाई बोलता है और तुम तो ब्रॉक चैंग को जानते ही होगे, वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, वो मेरा भाई है। और यही सुनेगा तो वो टकला एकदम सोचता है क्या ब्रॉक चैंग ये उसका भाई है। और यही बोलते हुए ब्रॉक का भाई बोलता है अच्छा तो तुम अब तो समझ गए होगे नए लड़के। और इसके आगे वो कुछ बोलता है, इतने में ही वो टकला एकदम झुक के बोलता है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन जिन बिल्कुल नहीं उसे रिस्पेक्ट देता और वो उसी की तरफ देख रहा होता है, बोलता है क्या बात है ये तो सीधा 90 डिग्री में झुक गया, पर ये ऐसा कर क्यों रहा है। और फिर ब्रॉक का भाई जिन की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है उससे कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है, ठीक है लंच में मुझे स्टूडेंट काउंसिल के रूम में मिलना। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता और ब्रॉक का भाई वहां से वो चला जाता है और वो टकला लड़का उसके साथ ही जा रहा होता है उसकी चापलूसी करते हुए। और वो दोनों बहुत ज्यादा ही हंस हंस के बात कर रहे होते हैं। और जिन उन्हें पीछे से देख रहा होता है बोलता है क्या यही होती है सोशल लाइफ, एक दूसरे से मिल के रहना। और वो मोटा लड़का उसी देख रहा होता है पीछे से। उसका जिन बोलता है उस मोटे लड़के से क्या तुमने इसे बुलाया था क्योंकि तुम मेरे बारे में परेशान थे। और फिर वो मोटा लड़का बोलता है हाँ हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर जिन एकदम हंसते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। उसके बाद हमें दिखाते हैं UFC श्योल ऑफिस रिंग और यहाँ पे मल्टी जिम होता है जिसके अंदर ब्रॉक एकदम अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है पंचे से और किक के साथ। फिर वो एक किक मारता है जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है उसका इक्विपमेंट, वो बहुत ज्यादा थक गया होता है प्रैक्टिस करके। और उसे पीछे से जिम टीचर उसे देख रहे होते हैं। फिर कोई गेट खोल के अंदर आता है और जिम टीचर उसे ही देख रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं ये सनशाइन ग्रुप की सेक्रेटरी होती है और इसका नाम होता है अकीरा। और जिम टीचर और ब्रॉक दोनों उसे ही देख रहे होते हैं। और उसके बाद टीचर बोलते हैं अकीरा से कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और फिर अकीरा बोलती है टीचर से कि हमारे चेयरमैन ने पूछा है कि वो जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा लूज हो सकते हैं ब्रॉक से फाइट करके। और ये सुनने के बाद टीचर एकदम घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या पर कंपटीशन तो कुछ दिनों बाद ही है। लेकिन ब्रॉक बोलता है कोई बात नहीं, उससे बोलो कि मैं रेडी हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास 1-5 जहाँ पे टीचर कुछ लिख रहे होते हैं बोर्ड पे और जिन एकदम ध्यान से उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। और उसके बाद टीचर बोलते हैं कि ये तुमने पहले ही क्राइम स्कूल में पढ़ चुकी हो तो कोई इसका आंसर देगा। और फिर कोई हाथ उठाता है और ये जिन होता है बोलता है मैं जवाब दूंगा इसका। और वो एकदम सामने जाता है खड़ा होके। उसके बाद वो सॉल्व कर देता है इस क्वेश्चन को और सभी बच्चे बोलते हैं वाह इसने एकदम सॉल्व कर दिया। उसके बाद टीचर बोलते हैं जिनसे हाँ तुमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है जिन, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा पढ़ाई करती हो। लेकिन जिन बोलता है हाँ वैसे ये कुछ ज्यादा नहीं है पर माउंटेन्स में इसके अलावा करने को है भी क्या। और टीचर सोच रहे होते हैं क्या माउंटेन ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जिन बोलता है टीचर से कि ये मैंने पहले ही पढ़ लिया था क्योंकि मुझे स्कूल से जल्द ग्रेजुएट होना है। और टीचर उसी की तरफ देख रहे होते हैं और वो एकदम हंस रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं दूसरी टीचर आती है क्लास के अंदर और वो बोलती है हेलो एवरीवन, क्या आप में से कोई अपना इंट्रोडक्शन पहले देना चाहेगा। और इस बार भी जिन अपना हाथ उठाता है और बोलता है मैं दूंगा पहले। उसके बाद वो बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम जिंट है और मैं माउंटेन्स में रहता हूँ जब से मैं छोटा था और मेरे साथ मेरे टीचर भी रहते हैं वहाँ पे। और सभी बच्चे उसे देख के एकदम इम्प्रेस हो रहे होते हैं। उसके बाद वो टीचर बोलती हैं वो तुमने बहुत अच्छा किया। उसका हमें दिखाता है लंच टाइम हो गया होता है और सभी बच्चे उसके आसपास आगे खड़े हो जाते हैं। और उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम तो कुछ ज्यादा स्मार्ट निकले, वैसे तुम लग तो रहे थे बेवकूफ पर वैसे तुम हो नहीं। और ये सुन के जिन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी तारीफ हो रही होती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे आके वो मोटा लड़का आके खड़ा हो जाता है और इसे देख के वो सभी बच्चे एकदम डर जाते हैं
और जिन एकदम खुश होते हुए बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर वो लड़का बोलता है जिन से हे, और जिन बोलता है ओ हाँ क्या हुआ। फिर वो मोटा लड़का बोलता है क्या तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल रूम में नहीं जाना, और वो बोलता है ओ हाँ स्टूडेंट काउंसिल रूम, वहाँ पे तो मुझे जाना था। उसके बाद वो टाइम देखता है तो लंच टाइम से थोड़ा आगे ही हो गया होता है, और यही देखने के बाद वो एकदम शॉक हो जाता है क्या नहीं, और वो एकदम भगते हुए जाता है क्लास से। और उसके पीछे जो बच्चे खड़े होते हैं वो एकदम सोच रहे होते हैं क्या ये क्या था, वो इतनी तेज कैसे भाग गया। वो उसके 10 मिनट बाद हमें दिखाते हैं जिन सोच रहा होता है कि मैं तो बिना सोचे समझे वहां से भागा आया, पर मुझे तो पता ही नहीं है स्टूडेंट काउंसिल रूम है कहाँ पे। और एकदम शॉक होते हुए बोल रहा होता है ये, और उसके बाद बोलता है कहाँ पे जाना चाहिए मुझे। और उसके पीछे से एक गेट खुलता है और वो पीछे देखता है तो वो एकदम सोच रहा होता है क्या ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और ये सोफी होती है, बोलती है क्या हुआ, क्या तुम नए लड़के हो लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ने बुलाया था तो मैं वही रूम ढूंढ रहा था कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। और फिर सोफी बोलती है अच्छा ऐसा है तो तुम यहाँ से सीधा जाओ तो लास्ट रूम मिलेगा वही है। और वो बोलता है थैंक यू। और सोफी उसकी तरफ देख रही होती है। उसके बाद वो बोलती है कि स्कूल के अंदर और ज्यादा परेशानी खड़ी मत करना। और फिर जिन बोलता है सोफी से नहीं नहीं मैं बुरा स्टूडेंट नहीं हूँ। और सोफी उसकी तरफ देख रही होती है, फिर वो एकदम स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। और फिर जिन सोच रहा होता है कि क्या हुआ, आज मुझे सब गलत समझ रहे हैं। उसके बाद वो सीधा वहां से निकलता है और उस रूम की तरफ चलता है। फिर वो वहां पे पहुंच जाता है, बोलता है अच्छा तो ये यहाँ पे है। फिर वो गेट खोलता है उस रूम का, अंदर जाके देखता है क्या यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और वो पूरी क्लास एकदम खाली होती है। और हमें दिखाते हैं कि ब्रॉक का भाई यहाँ पे होता है जो हॉट डॉग खा रहा होता है। उसके बाद वो अपना हाथ आगे करता है और ये सोच रहा होता है क्या क्या चाहिए इसे। फिर वो बोलता है कि मिल्क दो। उसके बाद वो लड़का मिल्क देता है उसे। उसके बाद ब्रॉक का भाई सारा दूध पी जाता है और उसके सामने से एक लड़का जा रहा होता है, वो उसे देखता है और बोलता है कि ये कौन है। और फिर ये लड़का जो शायद से पिटा होता है यही बोलता है ब्रॉक से कि ये वही है जिसने बॉक्सिंग क्लब को ज्वाइन किया है और ये नया बच्चा है। उसके बाद ब्रॉक का भाई बोलता है इसी लड़के से ओए तो हाँ यहाँ पे आओ। और वो सोच रहा होता है क्या मुझे क्यों बुलाया। उसके बाद वो पीछे देखता है। उसके बाद ब्रॉक का भाई बोलता है उससे क्या तू नया लड़का है यहाँ पे, ये तेरा नाम क्या है। और फिर ये लड़का उसकी तरफ देखता है तो उसे वो उसका येलो बैंड दिखता है और बोलता है क्या स्टूडेंट काउंसिल। फिर वो बोलता है कि मेरा नाम जेम्स है, मैंने कुछ किया है क्या। फिर ब्रॉक का भाई बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम कोरिया के चैंपियन हो, मुझे तुमसे बात करनी है तो मेरे पीछे आओ स्टूडेंट काउंसिल रूम में। और जेम्स सोच रहा होता है क्या ये मुझे क्यों बुला रहा है वहाँ पे। और फिर हमें दिखाते हैं ब्रॉक के बगल में खड़ा हुआ लड़का एकदम हंस रहा होता है और बोलता है कि ऐसे लड़के को हमें बताना चाहिए कि यहाँ का असली बॉस कौन है बॉस। और इसे देख के जेम्स एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि ये काफी कर क्या रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं वो तीनों स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ आ जाते हैं। फिर वो गेट खोल के अंदर देखता है क्या ये कौन है, और जिन देखता है क्या ये आ गया। फिर वो बोलता है नहीं मैं बुरा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने तुमसे बोला था ना। और फिर ब्रॉक का भाई बोलता है ओ तुम तो वही हो जो मुझसे सुबह मिले थे। और वो एकदम भूल गया होता है वो इसके बारे में। वो उसके बाद बोलता है अच्छी बात है तुम भी यहाँ पे हो। और जिन बोलता है कि तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया था। उसके बाद ब्रॉक का भाई बोलता है कि तुम दोनों के दोनों सीट पे बैठ जाओ। और फिर जिन साइड में देखता है बोलता है ओ तुम तो मेरी क्लास में हो। और वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वो उसके बगल में आके ना बैठ के सीधा आगे जाके बैठता है। उसके बाद ब्रॉक का भाई बोलता है तो तुम ध्यान से सुनो। लेकिन इतने में जिन दोबारा से लग बोलता है कि मैं बुरा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बताया ना। और फिर ब्रॉक का भाई बोलता है कि हमारे स्कूल के अंदर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए। और वो लड़का और जिन दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। उसके बाद ब्रॉक का भाई बोलता है कि तुम लोगों ने पहले तो इसके बारे में सुना ही होगा जो इंसिडेंट हमारे स्कूल के अंदर हुआ था 2 साल पहले, जिसने पूरी कंट्री को हिला के रख दिया था। इसी वजह से हमारे स्कूल के अंदर कुछ रूल्स बने हैं जिन्हें बड़े लोगों ने बनाया है। वो दोनों के दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो एकदम हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल से और एथलेटिक कैप्टन से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो फाइट भी रिंग के अंदर होगी MMA रूल के साथ। और क्या तुम जानते हो कि मेरे पास वो अथॉरिटी है कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें परमिशन दे सकता हूँ कि तुम ये फाइट कर सको। और जेम्स सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। और फिर ब्रॉक का भाई बोलता है कि अगर फाइट का रीजन कुछ अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें जरूर परमिशन दूंगा। इतने में जेम्स बोलता है ये तो अच्छी बात है। और ब्रॉक का छोटा भाई सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद वो बोलता है क्या क्या बोला तू। और फिर जेम्स बोलता है तो फिर क्यों ना हम एक मैच करें। और वैसे ही मुझे वो लोग बहुत ज्यादा बेकार लगते हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। और ब्रॉक का छोटा भाई सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है एकदम। और फिर उसके बगल में खड़ा हुआ लड़का बोलता है वो लड़के क्या तू जानता है कि तू क्या बात कर रहा है।
और वैसे भी इस स्कूल में अगर तू परेशानी करेगा तो तू जानता है कि तेरे साथ क्या होगा। फिर जेम्स बोलता है अच्छा तो क्या तू उसकी जगह मुझसे फाइट करना चाहता है। और यही सुनकर उस लड़के को एकदम गुस्सा आ रहा होता है और ब्रॉक का भाई भी एकदम चुप बैठा होता है। उसके बाद जेम्स बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग क्या करोगे मेरे साथ। और ये सब ब्रॉक का भाई सुनना होता है। उसके बाद वो बोलता है अच्छा तो मुझे लगता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मेरा भाई ब्रॉक चैंग, क्या तुम उसे नहीं जानते। फिर जेम्स बोलता है अच्छा तो मैं क्या करूँ उसके बारे में। और ये सोच रहा होता है क्या इसे बिल्कुल नहीं डर लगता ब्रॉक चैंग से। और उसके बाद जेम्स बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे फाइट करने दोगे ब्रॉक के साथ। और यही सुनने के बाद वो लड़का जो शायद से पिटा होता है वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तू जानता भी है कि हेनरी का ब्रदर कौन है। और जेम्स बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं क्यों नहीं जानूंगा उसके बारे में। आखिरकार ब्रॉक चैंग और विक्टर चू ये दो बंदे, इन्हीं की वजह से तो मैं स्कूल में आया हूँ ताकि मैं इन्हें हरा सकूं। और यही सुनने के बाद ब्रॉक का छोटा भाई और वो लड़का एकदम शॉक में होते हैं, क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास और कुछ कहने को नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये दोनों उससे कुछ भी नहीं कह पाते और फिर वो अपनी सीट से खड़ा होता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। और फिर ये लड़का बोलता है ब्रॉक के छोटे भाई से क्या ये तुमने देखा कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करके गया है, ऐसे लड़कों को तो हमें सबक सिखाना चाहिए। और ब्रॉक का छोटा भाई बोलता है हाँ हमें विक्टर को ये सब बताना चाहिए। उसके बाद जिन बोलता है इन दोनों से हे, और ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या अब क्या हुआ। फिर वो बोलता है क्या मैं भी जा सकता हूँ यहाँ से। और फिर ये लड़का एकदम चिल्ला के बोलता है जिन से हे सुन, अगर तूने ये किसी को भी बताया जो भी आज यहाँ पे हुआ है तो सोचियो कि तेरे साथ क्या होगा। और जिन उसे ही देख रहा होता है। फिर उसके बाद ये लड़का बोलता है कि तू जान से जाएगा समझा। और ये सुनने का जिन एकदम सीरियस हो गया होता है और उसे ही देख रहा होता है घूर के। और उसके बाद ये लड़का बोलता है अगर तू समझ गया होगा तो यहाँ से निकल। और फिर जिन अपनी सीट से खड़ा होता है और वो जा रहा होता है बाहर की तरफ। फिर वो रुक जाता है गेट पे और बोलता है सॉरी पर। फिर वो लड़का बोलता है अच्छा तो तुझे और क्या चाहिए। फिर जिन बोलता है उससे कि अगर मैं ये करना चाहूँ तो ये कैसे होगा, क्या तुम मुझे दोबारा बता सकते हो। और वो लड़का सोच रहा होता है क्या ये क्या करने की बात बोल रहा है। और जिन एकदम सीरियस होते हुए बोलता है कि एमएमए रूल के साथ फाइट करना ये कैसे होगा, क्या तुम मुझे बताओगे ये। और फिर हमें दिखाते हैं कि क्लास के अंदर जिन भी आ जाता है और वो क्लास का गेट ओपन करता है और अंदर आ रहा होता है। फिर वो आकर अपनी सीट पे बैठ जाता है और जेम्स भी उसे ही देख रहा होता है, वो मोटा लड़का भी उसे ही देख रहा होता है और वो अपनी सीट पे बैठा होता है। और ये टकला भी उसे ही देख रहा होता है आगे से पीछे। फिर वो कुछ नोटिस करता है तो उसे कोई बुला रहा होता है गेट से और ये वही लड़का होता है जो ब्रॉक के भाई के साथ होता है। उसके बाद ये लड़का उसके पास जाता है और ये दोनों कुछ बातें करते हैं और ये लड़का उसके कान में कुछ बोलता है टकले के जो जेम्स से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद वो दोनों उसे देख के एकदम हंस रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं यंगजिन हाई जिम जहाँ पे विक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है बॉक्सिंग की और वो बहुत तेज तेज पंच मार रहा होता है। और फिर जब विक्टर साइड में देखता है तो ब्रॉक का भाई वहाँ पे खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद ब्रॉक का भाई उसे सब कुछ बता देता है जो आज कुछ हुआ था। उसका विक्टर बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम, हमारे बॉक्सिंग क्लब के लड़के ने ऐसा किया है। उसके बाद हमें दिखाते हैं छुट्टी हो गई होती है और सभी बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं और जेम्स भी जा रहा होता है लेकिन उसे पीछे से कोई आवाज देता है ओए, और वो भी रुक जाता है वहाँ पे। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और उसके सामने विक्टर खड़ा होता है, बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो। और वो उसे ही देख रहा होता है। उसका विक्टर उसे बोलता है कि अगर तुम इस स्कूल में एक एथलेटिक स्टूडेंट से आए हो तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए तो आना ही चाहिए। लेकिन जेम्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर विक्टर बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि अगर तुम उसे छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, पर कहीं पे भी जाके ये मत कहो कि तुम बॉक्सिंग क्लब से हो और परेशानी खड़ी करो, क्योंकि मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं कुछ उस तरीके का इंसान हूँ जो स्कूल वायलेंस को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। और जेम्स उसे ही तब देख रहा होता है। उसके बाद विक्टर वहां से मुड़ता है और बोलता है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। लेकिन जेम्स पीछे से बोलता है एक मिनट, और वो पीछे देखता है क्या हुआ। उसके बाद जेम्स बोलता है कि अगर मैं प्रैक्टिस करने के लिए आया तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ। और विक्टर उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो एकदम स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ अगर रिंग के अंदर है तो कभी भी तुम आ सकते हो। और वो भी एकदम हंस रहा होता है उसे देख के। फिर विक्टर बोलता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन तो सीधा तुम्हारे चेहरे पे दिख रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो। और जेम्स सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसका विक्टर वहां से जा रहा होता है और बोल के जाता है कि ठीक है कल प्रैक्टिस के लिए आ जाना। और जेम्स उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद वो भी जाने के लिए तैयार होता है लेकिन उसे वो सब लड़के एकदम घेर लेते हैं उसकी क्लास के और बोलते हैं कि घर जा रही हो इतनी जल्दी, क्यों ना तुम हमारे साथ चिल करने के लिए चलो। और जेम्स उसे ही देख रहा होता है और उन्हें जिन भी देख लेता है कि क्या ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं। और वे जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जापान का नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पे बाहर काइल खड़ा होता है और उस एयरपोर्ट की गेट से निकलते हैं बॉब, जैक, अकीरा और अपना सेथ। और उसके सामने काइल खड़ा होता है। वो एकदम झुकता है रिस्पेक्ट देने के लिए लेकिन सेथ बोलता है चलो चलते हैं यहाँ से। और फिर हमें दिखाते हैं सोफी की डैड जो पेपर की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो साइड
इधर में देखते हैं अपनी मॉनिटर की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे सैथ और काइल की फाइट की वीडियो चल रही होती है, जहाँ पे सैथ पंच मारता है काइल को और दूसरा पंच मारता है तो काइल उससे बच जाता है। और फिर वो सैथ सोच रहा होता है क्या ये इससे बच गया। उसके बाद काइल एकदम उसके पास आते हुए अपने वेपन से अटैक करता है उसके ऊपर, जिससे उसे कट लग जाता है, उसकी शर्ट फट जाती है, उसके खून निकल रहा होता है। लेकिन जब काइल दूसरा अटैक करता है तो सैथ नीचे होते हुए उससे बच जाता है और काइल सोच रहा होता है क्या अब क्या होगा। फिर सैथ सीधा उसके चिन पे अटैक करता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही दिख रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं और सैथ अपना पंच उसके मुंह पे मारता है और काइल अपनी लात सीधा उसके मुंह पे मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और यूसिन भी यही देख रहा होता है, वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। फिर वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पे सोफी आ गई होती है और फिर वो उसे देखता है और एकदम स्माइल करता है और सैथ सामने देखता है क्या क्या हुआ। तो यूसिन एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है और सोफी को पकड़ लिया होता है उसने, और यही देख के सैथ को भी गुस्सा आ रहा होता है, वो भी एकदम चिल्लाता है। और यहीं पे सोफी की डैड वीडियो को पॉज कर देते हैं और वो कुछ सोच रहे होते हैं और उसके बाद वो फोन लगाते हैं और बोलते हैं क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। और फोन पे बताते हैं कि वो अभी जापान के नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है। और इसके बाद सोफी के डैड बोलते हैं अच्छा उसका वहाँ जाने का रीजन क्या है। फिर वो फोन पे बोलता है कि मैंने जापान पुलिस से बोला है कि वो मेरे साथ कोऑपरेट करें, मुझे पता चल जाएगा, वैसे मैं आपको बताऊंगा जल्द से जल्द। फिर सोफी के डैड बोलते हैं हाँ ठीक है बताना। उसके बाद वो सामने देख रहे होते हैं और कुछ सोचते हैं कि जब वो वहाँ पहुंचे थे वहाँ पे बहुत सारी कार खड़ी होती हैं और उन्होंने पूरे स्कूल को ब्लॉक कर रखा था। फिर जब वो कार से निकलते हैं तो वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है और सनशाइन ग्रुप के लोग खड़े होते हैं। फिर वो जाते हैं और अपना बैच दिखाते हैं उन सबको और एकदम चिल्ला के बोलते हैं कि साइड करो इन सबको। फिर वो एकदम भगते हुए जाते हैं स्कूल के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे आदमी डले होते हैं जो ये र्यूसिन के आदमी होते हैं। फिर लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो उनके सामने र्यूसिन डला होता है एकदम अपने घुटनों पे। लेकिन जब वो अपनी साइड में देखते हैं तो वहाँ पे सोफी जमीन पे डली होती है और वो बहुत ज्यादा डरी होती है। फिर वो अपना ब्लेजर निकालते हैं और सोफी के ऊपर डाल देते हैं और उन्होंने उसे गले लगा लिया होता है ताकि वो डरे नहीं। फिर वो साइड में देखते हैं तो वहाँ पे सैथ खड़ा होता है और वो एकदम गुस्से से देख रहा होता है उन्हें, क्योंकि वो उसे एकदम बहुत ज्यादा परवाह होती है सोफी की। और एक मिनट के लिए सोफी की डैड भी उसे देख के डर गए होते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं यहाँ पे जिन जा रहा होता है सामने की तरफ। फिर वो जाके बगल में देखता है और वो उसी की तरफ जाता है तो वहाँ से बहुत सारी आवाजें आ रही होती है लड़ाई की। लेकिन जब वो साइड में देखता है तो जेम्स उन सब लड़कों को मार रहा होता है और उस टकले को तो बहुत तेजी से मारता है, जमीन पे डाल देता है। और उसके साथ जितने भी लोग थे वो सब भी जमीन में एकदम डले होते हैं बेहोश, और जेम्स को भी थोड़ी चोट लग गई होती है। फिर वो अपना बैग उठाता है और वहाँ से आ रहा होता है और जिन भी उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका जेम बोलता है कि आखिर क्या हुआ, ये ऐसा क्या देख रहा है, और जिन कुछ नहीं बोलता उसी की तरफ देखता है। फिर वो वहाँ से मुड़ जाता है। फिर जेम्स बोलता है हे तो मेरा पीछा क्यों कर रहा था, और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि अगर टीचर को पता चला इसके बारे में कि स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा। और जेम्स बोलता है क्या क्या बोलना चाह रहा है तू। फिर जिन बोलता है कि तुम्हें अपने से कमजोर लड़कों के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। और जेम्स सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जिन बोलता है कि मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा पेशेंस और रखना चाहिए। और यही सब सुन के जेम्स एकदम गुस्सा हो गया होता है। वो एकदम चिल्ला के बोलता है तू गाँव के लड़के, तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और एकदम पंच मारता है जिन को, लेकिन जिन उसके पंच से बिल्कुल नहीं डरता, वो उसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर वो अपनी किक मारता है उसकी पंच की तरफ और उसे डिफ्लेक्ट कर देता है हवा में। और जेम्स सोच रहा होता है क्या ये क्या किया इसने। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है और एकदम स्माइल करता है और जेम्स उसे देख रहा होता है, लेकिन वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये देख के। और फिर जेम्स अपने पैर को पीछे करता है और दूसरा पंच मारता है उसे, लेकिन जिन डिस्टेंस को क्लोज करते हुए सीधा उसके पास आ जाता है और एकदम रुक जाता है और बोलता है कि मैं कमजोर बच्चों को नहीं मारता। और जेम्स एकदम शॉक होता है उसे देख के, क्योंकि उसका पंच एकदम उसके पेट पे लगा होता है और वो लास्ट टाइम पे रुक गया होता है। उसके बाद जिन वहाँ से जा रहा होता है और बोलते हुए जाता है कि उन सब लड़कों को हॉस्पिटल भेज दो या और कुछ करो उनके साथ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, समझ गया। और फिर वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है और जेम्स उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने घर पे आता है और गेट खुलता है और अपने जूते उतार के अंदर की तरफ आ रहा होता है। उसके बाद वो सीढ़ियों वाला बेसमेंट खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि जिन एकदम अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसने अपने कपड़े उतार दिए होते हैं, उसकी बॉडी एकदम दिख रही होती है पीछे से, और वो आराम से बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है। उसके दिमाग में वो सोच रहा होता है कि सैथ की मॉम ने उसके साथ कैसे फाइट की थी, उनके हर एक मूव को अपने आप प्रेडिक्ट कर रहा होता है वो, और उनसे फाइट कर रहा होता है अपने दिमाग के अंदर ही। लेकिन लास्ट टाइम पे वो हार जाता है और वो बोलता है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा अभी। फिर वो खड़ा होता है और वो एकदम तैयार होता है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है मार्शल आर्ट की। उसके बाद हमें दिखाते हैं र्यूसिन का घर, जिसके अंदर बॉब बैठा होता है और जैब खड़ा होता है और वो दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाते हैं, यहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं। वहाँ पे काइल, रुनोसुके, र्यूसिन और जॉन ली और उसका बॉडीगार्ड सब होते हैं और उन सब के सामने सैथ बैठा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम सभी का यहाँ पे आने के लिए थैंक यू। फिर ब्लैक ग्रुप मैंडोय गैंग का वाइस चेयरमैन बोलता है जॉन ली कि
चेयरमैन कैंग ने बुलाया है तो हम क्यों नहीं आते, पर आप हमें बताइए कि इस बार हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और सैद एकदम हंसते हुए बोलता है कि वो रेडी हो चुका है। और फिर हमें दिखा देंगे सैद सनशाइन ग्रुप का सीईओ बन चुका होता है। और फिर सैद अकीरा को सिग्नल देता है तो अकीरा अपने कोट से रिमोट निकालती है और उस रिमोट के बटन को दबा देती है, जिसकी वजह से उनके बीच में एक होलोग्राम रखा होता है। उससे वो शो करता है कि एक स्टेडियम बना होता है और वो सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। और यूनिस्के और रीसन तो बहुत ज्यादा अमेज हो जाते हैं उसे देख के, और ली भी इसे ही देख के बोल रहा होता है क्या ये पूरा हो चुका है। और फिर सैद बोलता है हाँ, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं ये है ओसाका का स्टेडियम जो अभी पूरा बन चुका है और सारी तैयारी भी खत्म हो चुकी है। और फिर सैद बोलता है कि बस अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अपनी तरफ से मुझे कंटेस्टेंट भेजो, क्योंकि ये पहला मैच है तो मैं कुछ अच्छे की उम्मीद करता हूँ तुमसे। और ली एकदम हंसते हुए बोलता है अच्छा, क्या तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो इसमें। और सैद एकदम हंसते हुए बोलता है हाँ जरूर। फिर ली बोलता है ये तो अच्छी बात है, पर हमारे पास कोई अभी एथलीट है जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और सैद बोलता है कि हाँ 4 तो तैयार हैं, पर हमें 4 और चाहिए। और फिर ली खड़े होते हुए बोलता है ये तो अच्छा हुआ, ऐसा लग रहा है कि अब और ज्यादा मजा आने वाला है। फिर वो सैद से बोलता है कि मैं बाकी सब के बारे में नहीं जानता, पर अगर चेयरमैन कैंग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही मजेदार होने वाला है। और फिर ली वहां से जा रहा होता है लेकिन आगे जाके रुकता है और सैद से पूछता है कि जैसे तुमने कहा कि वेपन्स अलाउ हैं और वेट क्लास पे भी कोई लिमिट नहीं है, बस गन्स अलाउ नहीं है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। और सैद उसे देख के एकदम अपने सिर को हिलाता है और फिर ली एकदम हंसते हुए वहां चला जाता है, बोलता है ठीक है अब मैं तुमसे 3 महीने में मिलूंगा स्टेडियम में। और सैद बहुत ज्यादा खुश होता है ये सुन के। उसके बाद हमें दिखाते हैं काइचू गैंग लीडर, और ये होता है मिडियोकी रियूसिन, और ये दूसरा लीडर होता है उसी का मिडियोकी रियूनिस्के। उसके बाद रियूसिन बोलता है क्या हमें यहाँ पे होना चाहिए, और रियूनिस्के बोलता है हाँ वैसे ये तुम्हारा घर है तो तुम्हें यहाँ पे होना ही चाहिए। और रियूसिन बोलता है हाँ तुमने सही बोला। और फिर हमें दिखाते हैं जिन एकदम खड़ा होता है और उसके सामने सैद की मॉम होती है, वो बोलती है क्या तुम तैयार हो, क्या हम इसे शुरू कर सकते हैं। और उनके हाथ में वेपन होता है और वो फाइट के स्टैंस में खड़ी होती हैं। फिर जिन बोलता है हाँ हम शुरू कर सकते हैं, और वो एकदम भगते हुए जाता है सैद की मॉम की तरफ, लेकिन सैद की मॉम एकदम अटैक कर देती है उसके ऊपर और वो एकदम साइड होते हुए उससे बच जाता है। फिर वो उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि सैद की मॉम अपनी किक को ऊपर करती है और सीधा उस वेपन में मारती है, जिसकी वजह से वो सीधा जाके जिन को लगता है। और वो सोच रहा होता है कि इतनी दूरी पे भी वो इतने अच्छे से अटैक कर रही है कैसे। फिर वो अपनी टांग को आंग करता है और सीधा एक किक मारता है सैद की मॉम को, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो किक होने लग गई है। लेकिन सैद की मॉम एकदम हंसती हैं और बोलती हैं ओहो बहुत ज्यादा बुरा था ये। और जिन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और सैद की मॉम भी एकदम रेडी होती हैं और वो दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। फिर वो एकदम दूर हो जाते हैं और जिन एकदम सैद की मॉम की तरफ देख रहा होता है और सैद की मॉम भी बोलती हैं ओह वाह वाह। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सैद की मॉम टी देती हैं जिनको और वो बोलता है थैंक यू। उसके बाद सैद की मॉम बोलती हैं कि स्कूल कैसा है, तुम्हें पसंद है ना। और वो बोलता है हाँ स्कूल तो अच्छा है। उसके बाद सैद की मॉम पूछती हैं जिनसे क्या तुमने कोई दोस्त सुना है वहाँ पे। और जिन सोच रहा होता है दोस्त, फिर वो याद करता है उस मोटे लड़के को और जेम्स को और बोलता है हाँ मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ बनाए हैं। लेकिन सैद की मॉम बोलती हैं मैं बॉयज की बात नहीं कर रही, मेरा मतलब गर्लफ्रेंड। और वो बोलता है क्या। उसके बाद सैद की मॉम बोलती हैं क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें नहीं बताया माउंटेन्स आने से पहले। और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है। उसके बाद सैद की मॉम बोलती हैं कि वैसे उन्होंने मुझसे तो बोला था। और जिन पूछता है क्या किसके बारे में। उसके बाद सैद की मॉम बोलती हैं कि उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन को सेड्यूस करूं और उसे माउंटेन पे लेके आऊं उनके पास। और जिन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। फिर सैद की मॉम बोलती हैं कि इसी वजह से मैं वापस नहीं जा पाई दोबारा माउंटेन्स पे, क्योंकि वो इस तरीके के टाइप का इंसान नहीं था जो एक जगह रुक सके। और जिन अभी भी उन्हें देखे जा रहा होता है। उसके बाद वो बोलती है जिन अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ के रखना, कोई एक नॉर्मल सी लड़की। उसके बाद हमें दिखाते हैं कंपटीशन हो रहा होता है और सभी रिंग की तरफ देख के एकदम चिल्ला रहे होते हैं। और फिर एक अनाउंसमेंट होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, जब से इन्होंने अपना डेब्यू किया है 3 साल पहले से, तब से इन्होंने अपने सारे अपोनेंट को 1 मिनट के अंदर हरा दिया है। और ये 21 साल के कोरियन जीनियस, इनका नाम है मिस्टर परफेक्ट चैंग। और ब्रॉक एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो अनाउंस करता है और आज की रात इनके अपोनेंट हैं जो रैंकिंग में 7th नंबर पर आते हैं, लाइट हैवी डिवीजन। इन्होंने 25 मैच फाइट किए है और उनमें से 20 जीते हैं और 5 हारे हैं, और इनका नाम है जॉन क्रिसर। उसके बाद जिम टीचर बोलते हैं ब्रॉक से ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि तुम किसी टॉप 10 के प्लेयर को हैंडल करोगे, तो अपने आप को नर्वस मत करना और अच्छे से फाइट करना। लेकिन ब्रॉक कुछ नहीं बोलता, वो उसी प्लेयर की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है नर्वस, क्या आप सोचते हैं कि वो सैद से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जिम टीचर कुछ नहीं बोलते। उसके बाद ब्रॉक तैयार होता है और वो बोलता है तो फिर मुझे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सीधा उसकी तरफ जा रहा होता है और वो भी ब्रॉक को देख रहा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एकदम अनाउंस होता है फाइट। और
इतना ही सुन के वो सीधा एक पंच मारता है ब्रॉक के ऊपर और ब्रॉक उसके पंच को ही देख रहा होता है, लेकिन वो एकदम गिर जाता है क्योंकि ब्रॉक ने सीधा उसकी लात मारी होती है पैरों पे और उस किक की वजह से वो सीधा जमीन पे गिर रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ, लेकिन इतने में सीधा एक उसके मुंह पे पंच आता है और ये ब्रॉक ने मारा था वो सीधा उसे दूसरी साइड पटक देता है अपने पंच से, जिस वजह से वो सीधा जमीन पे जाकर गिरता है और सभी एकदम चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद ब्रॉक ने जो अपने मुंह में पहना होता है वो एकदम थूक देता है उसकी तरफ और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर वो जाके जिम टीचर से बोलता है क्या आप मेरा वेट क्लास थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी कुछ मजा नहीं रहा इनके बीच में। जिम टीचर उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं और वो बोलता है कि बहुत ज्यादा इजी हो चुका है ये मेरे लिए। और हमें दिखाते हैं टीवी पे कोई उसको मैच देख रहा होता है और ये सैथ ही होता है। फिर वो बोलता है अकीरा और अकीरा बोलती है हाँ बॉस। उसके बाद सैथ बोलता है कि इसे भी लिस्ट में ऐड कर दो और वो बोलती है हाँ ठीक है। उसके बाद हमें दिखाते हैं यंगजिन एथलेटिक हाई स्कूल क्लास 1-5 जिसके अंदर ये लड़का बोलता है क्या तुमने कल देखा ब्रॉक चैंग का मैच, और बोलता है हाँ जरूर मैंने देखा। बोलता है यार ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और मैंने इसका मैच देख के तो मैं एकदम अपनी पैंट गीली कर दी होती। बोलता है क्या सच में, बोलता है हाँ मतलब ऐसा ही। उसके बाद वो दूसरा लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है कि अब वो जल्द से जल्द नॉकआउट कर देगा चैंपियन को भी। उसके बाद कोई गेट खोलता है और ये लड़का एकदम डर जाता है और ये वही टकला लड़का होता है जो इसने जेम्स ने इसे पीटा था। उसके बाद ये उसी को देख रहे होते हैं और वो एकदम गुस्सा में बोलता है कि तुम किसे घूर के देख रहे हो, और ये सब के सब डर की वजह से वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो लड़की भी आती है क्लास के अंदर और वो मोटा लड़का भी आता है क्लास के अंदर और वो दोनों जाके अपनी सीट की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास के अंदर कोई आता है और ये टकला लड़का उसे ही देख रहा होता है और ये जेम्स होता है जो एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है और ये टकला लड़का एकदम उसे देख के डर जाता है। उसके बाद वो अपनी साइड में दिखता है तो उसके पीछे जेम्स ही खड़ा होता है और वो बोलता है हे, और एकदम डर रहा होता है ये टकला। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दे, समझ गया ना। और फिर वो टकला याद करता है कि कैसे जेम्स ने उसे कल बुरी तरीके से पीटा था और उसके बिल्कुल जमीन में पटक दिया था उसे और उसके सारे दोस्तों को, और यही सोच के वो डर रहा होता है। उसके बाद जेम्स बोलता है समझ गया ना, लेकिन पीछे से जिन आता है और वो जेम्स से बोलता है कि मैंने तुमसे कल कहा था ना कि अपने से कमजोर लड़कों पे जोर मत दिखाना। और जेम्स सोच रहा होता है क्या अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद वो टकला लड़का और जेम्स दोनों उसकी तरफ देखते हैं और एकदम घबरा रहे होते हैं, लेकिन जेन बोलता है क्या हुआ, और इतने में ही जेम्स अपने पंच को टाइट करता है और बोलता है तू कमीने। और जिन बोलता है हाँ क्या हुआ, और इन दोनों को वो लड़की भी देख रही होती है पीछे मुड़ के और बाकी सब क्लास एकदम डरी हुई होती है। उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं जिन बोल रहा होता है उस मोटे लड़के से मैंने तुमसे बोला ना कि मैं बुली नहीं हूँ, मैंने किसी को बुली नहीं किया यार, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं दूसरे को परेशान करता हूँ। और इसे जेम्स भी देख रहा होता है। उसके सामने फिर वो लड़की आती है और बोलती है हे जेम्स, और वो बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और इस लड़की का नाम एरा होता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि क्या हुआ तुम पिट गए उस लड़के से, और वो बोलता है क्या बोल रही हो तुम। उसके बाद एरा बोलती है जेम्स से कि ऐसा लग रहा है कि तुम उस लड़के से पिट गए जो वो एकदम गांव से आया हुआ दिखता है। और जेम्स बोलता है कि अपने मुंह को संभाल के बात कर। और वो लड़की बोलती है क्या हुआ, मैंने सच बोल दिया क्या। और जेम्स एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है क्या तू पागल हो गई है, क्या तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। और एरा बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम कौन हो, हे क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा हाथ अभी शेक कर रहा है बुरी तरीके से। और फिर जेम्स अपने हाथ को देखता है तो उसका हाथ सच में हिल रहा होता है। उसके बाद एरा बोलती है जेम्स से ठीक है मुझे बस उस लड़के को देखना है ना, हाँ मैं देख लूंगी उसे। और यही बोल के वहां से ले जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कैंटीन रूम में सभी बच्चे अपने लंच लेने के लिए एकदम तैयार होते हैं और इधर उधर भग रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं एक प्लेट जो एकदम सजी हुई होती है खाने से, और ये जिन की होती है वो एकदम तैयार होता है। बोलता है वाह इतना टेस्टी खाना, लेकिन जब वो अपने साइड में देखता है तो वो मोटा लड़का एकदम आ जाता है उससे डबल प्लेट लेके और उसकी आंखें एकदम खुली रह गई होती हैं। बोलता है क्या इतना सारा खाना। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम तैयार हो जाते हैं खाने के लिए, कंपटीशन सा कर रहे होते हैं। फिर उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं कि प्लेट खाली हो गई होती है और जिनका पेट एकदम भर गया होता है बहुत बुरी तरीके से, और बोलता है ओहो मेरा पेट तो भर गया। लेकिन वो मोटा लड़का खड़ा होता है और वो वहां से जा रहा होता है और जिन उसे ही देख रहा होता है। उसका वो देखता है क्या तुम और लेने जा रहे हो, और फिर वो मोटा लड़का और ले आता है उतना ही खाना पहले के मुकाबले। और जिन बोलता है हाँ ठीक है तुम जीत गए। और फिर वो लड़की आती है उसके पास, वो दोनों उसे ही देख रहे होते हैं और वो आके उनके सामने बैठ जाती है। बोलती है हाय कैसे हो तुम। और जिन सोच रहा होता है क्या इसे क्या हुआ, वो उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। और जिन पूछता है अच्छा किसमें। फिर वो लड़की बोलती है कि जेम्स ने मुझसे बोला कि वो तुमसे कल हार गया। और जिन बोलता है तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम अभी छत पे आना चाहोगे या फिर स्कूल के बाद मिलना चाहोगे मुझसे। और जिन सोच रहा होता है क्या तुमसे मिलना, लेकिन क्यों, मैं क्यों मिलूं तुमसे। और वो एकदम हंसते हुए बोलती है क्या हुआ तुम डर गई क्या, ठीक है मैं तुमसे क्लास के बाद मिलूंगी फिर। और यही बोल के वो वहां से ले जाती है। और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल के चली गई। उसके बाद वो मोटे लड़के से बोलता है कि तुम जानते हो कि वो किस बारे में बात कर रही थी। और उसके बाद वो मोटा लड़का अपना खाना खाते हुए रुक जाता है और फिर वो उसे खा लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे लग रहा
रहा है कि वो तुमसे फाइट करना चाहती है। और जिन बोलता है क्या फाइट मेरे साथ, लेकिन क्यों? और फिर वो मोटा लड़का बोलता है दूसरे के साथ कभी फाइट नहीं करनी चाहिए। और जिन सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो वहीं बैठा होता है और वो अपनी क्लास में आ जाता है और उसी की तरफ देख रहा होता है पूरे टाइम। और वो लड़की अपना काम कर रही होती है, लेकिन जिन अभी भी उसी की तरफ देखे जा रहा होता है और क्लास चल रही होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं स्कूल के बाहर जहाँ पे सैद की कार आ जाती है और वो स्कूल के अंदर आ रही होती है। उसके बाद वो जाके सामने रुक जाती है स्कूल के, और फिर अकीरा निकलती है उस कार से। उसके बाद वो गेट खोलती है और उस कार में से सैद निकलता है और वो स्कूल की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं सैद के अंकल ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं और वो सामने देखते हैं तो कोई नॉक कर रहा होता है गेट को और वो सोच रहे होते हैं क्या अब कौन आया है। उसके बाद अकीरा गेट खोलती है और उसके पीछे सैद खड़ा होता है और सैद के अंकल उसे ही देख रहे होते हैं। उसके बाद सैद के अंकल खड़े हो जाते हैं चेयर से और सैद जाके बैठ जाता है उनकी चेयर पे। उसके बाद सैद बोलता है अपने अंकल से कि आप क्या सोचते हैं अंकल इसके बारे में, और उसके अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद सैद पूछता है उनसे कि आपको अपनी नई जॉब कैसी लगी, और सैद के अंकल उसी की तरफ देखे जा रहे होते हैं और सैद भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि मॉम कैसी हैं, और सैद के अंकल बोलते हैं कि मैंने सुना है कि उनके पास एक स्टूडेंट आया है जिसने अभी स्कूल ज्वाइन किया है कुछ ही दिन पहले। और सैद सोच रहा होता है क्या मॉम के पास एक स्टूडेंट, पर कौन है वो। और फिर सैद के अंकल उससे आगे कुछ नहीं बोलते। उसके बाद सैद उनसे पूछता है और हाँ वैसे पेपर वर्क कैसा चल रहा है, मजा तो आ रहा है ना आपको। और सैद के अंकल बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। और वो बोलता है क्या सच में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात है तो ठीक है आप उसे संभालिए। और फिर वो खड़ा होता है अपनी सीट से और अपनी यूनिफॉर्म उतारता है और दूसरी यूनिफॉर्म पहन लेता है अपने स्कूल की। और सैद के अंकल बोलते हैं ये यूनिफॉर्म इसे तो बहुत टाइम हो गया है पहने हुए तुम्हें। और इसके रिप्लाई में सैद कुछ नहीं बोलता अपने अंकल को, और सैद के अंकल कुछ सोच रहे होते हैं। उसके बाद वो सैद से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने प्लान को यहीं पे रोक देना चाहिए और आगे नहीं जाना चाहिए तुम्हें। और यही सुन के सैद एकदम अपसेट हो जाता है और वो एकदम गुस्से में अपने अंकल की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद उसके अंकल बोलते हैं कि उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है। उसके बाद सैद बोलता है कि ये कितना ज्यादा बेकार है कि आप लोग समझते क्या है उसे, आप दोनों के दोनों मॉम और आप क्यों इतना डरते हैं उससे। और सैद के अंकल उसकी बातें सुनना होती है। उसके बाद सैद बोलता है कि बस मैं अपने फादर के किलर को ढूंढना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है। वो उसके बाद सैद के अंकल बोलते हैं कि सैद ट्राइड भी उसे नहीं ढूंढ पाया तो तुम यहीं पे रुक जाओ मुझे लगता है। और फिर सैद बोलता है क्या आप ये क्या बोल रहे हैं, अगर वो नहीं ढूंढ पाए तो इसलिए ये और ज्यादा आसान है कि मैं इसे ढूंढूं और अपने हाथ से उसे सजा दूं। लेकिन सैद के अंकल बोलते हैं कि तुम अभी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। और यही सुनने के बाद सैद को एकदम गुस्सा आता है और वो सीधा सीपीयू उठा के सैद के अंकल की तरफ फेंकता है। वो उनकी साइड से जाके लगता है सीधा दीवार में। फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाता है और सैद के अंकल भी 1 मिनट के लिए डर गए होते हैं ऐसे देख के, उनके हाथ कांप रहे होते हैं। उसके बाद वो अपनी साइड में देखते हैं। उसके बाद सैद बोलता है कि उस आदमी की वजह से मैं अपने फादर से कभी नहीं मिल पाया बचपन से लेके अभी तक, और आप बोल रहे हैं कि मैं उसे छोड़ दूं तो इसलिए आप इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए वरना ये अच्छा नहीं होगा। और एकदम गुस्से से बोल रहा होता है वो। उसके बाद हमें दिखाते हैं जिन जा रहा होता है स्कूल के बाहर से और वो उसके पीछे से कोई बोलता है हे गाँव के लड़के कहाँ पे जा रहा है तू, और वो एकदम रुक जाता है। उसके बाद वो अपने पीछे देखता है क्या मुझे ऐसे कौन बुला रहा है। और ये वही लड़की होती है, वो बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मिलोगे स्कूल के बाद, तो तुम क्या मुझे इग्नोर कर रही हो। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, सोचता है क्या मैंने ऐसा कब बोला। और वो लड़की भी उसी की तरफ देख रही होती है लेकिन जिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वहाँ से मुड़ के जा रहा होता है। और यही वो लड़की देखती है और एकदम गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे पीछे आ रही होती है और उसका वो बोलती है ये कमीना, और वो अपनी स्टिक निकालती है और सीधा उस पर अटैक करने के लिए जाती है। और वो उसके पास पहुंच रही होती है और वो एकदम उसके पास पहुंच जाती है और उस पर अटैक करती है। लेकिन जिन उसके अटैक को आते हुए देख लेता है और लास्ट टाइम पे अपने आप को मूव करके उससे बच जाता है। और वो सोच रही होती है क्या इसने इसे अवॉइड कर लिया कैसे। उसके बाद जिन अपना मार्शल आर्ट का फॉर्म लेता है और वो बोलता है कि मैं लड़कियों पे आसानी से रहम नहीं करता तो तुम समझ जाना। और इतने में पीछे से कोई चिल्ला के बोलता है जिन, और वो एकदम रुक जाता है। फिर उसके बाद वो पीछे देखता है और ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या अब कौन आया है। और ये अकीरा होती है, वो बोलती है ओ तुम भी यहाँ पे हो कैसे। और वो एकदम खुश होते हुए बोलता है अकीरा तुम यहाँ पे। उसके बाद जिन बोलता है अकीरा से हाँ मैं भी यहाँ पे हूँ, क्या तुम भी यहाँ पे हो, पर तुम तो जापान में थी ना। उसके बाद अकीरा बोलती है हाँ मैं यहाँ पे सीनियर हूँ तुम्हारी। और जिन बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा अलग है, टीचर ने तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। और अकीरा बोलती है हाँ बस ये हो गया। उसके बाद जिन एकदम खुश होते हुए बोलता है अच्छा ऐसी बात है चलो हम साथ में घर चलते हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है तो हम साथ में खाएंगे। उसके बाद वो बोल रहा होता है अकीरा से ठीक है चलते हैं ना हम साथ में चलेंगे। और अकीरा बोलती है नहीं तुम कुछ ज्यादा पास आ गए हो, दूर रहो थोड़ा। उसके बाद वो देखती है साइड में कि शायद जा रहा होता है कार की तरफ। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुमसे कल मिलूंगी और वैसे भी मैं यहाँ पे 1 महीने के लिए रुकूंगी तो हम मिलते रहेंगे। और यही सुन के जिन एकदम उदास हो गया होता है। उसके बाद वो देखता है कि अकीरा जा रही होती है सैद की तरफ और उसके बाद सैद बोलता है अकीरा से ठीक है अब चलो यहाँ से। और वो बोलती है हाँ ठीक है। उसके बाद जिन उसी की तरफ देख रहा होता है और सैद अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो
वो लड़की अपने जिन के पास आती है और वो बोलती है अच्छा तो तुम्हारा हो गया, लेकिन जिन उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, वो उस कार की तरफ ही देख रहा होता है और शायद उसमें बैठ के वहां से चला जाता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है जिन से क्या तुम उसे जानते हो, और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, बोलता है क्या ये किसकी बात कर रही है। उसके बाद वो बोलता है हाँ वो मेरी दोस्त है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही, उस लड़के की बात कर रही हूँ मैं। और जिन सोच रहा होता है क्या अब ये कौन है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि वो सैथ कैंग है, वो हमारे स्कूल में सबसे टॉप पे है। और फिर हमें दिखाते हैं कि सैथ सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे ब्रॉक, चैंग, विक्टर ये सब होते हैं। और जिन उस लड़की को ही देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम वीडियो नहीं देखते क्या अपने फोन पे। और जिन बोलता है फोन ये क्या होता है। और वो लड़की सोच रही थी क्या ये पागल तो नहीं है। उसके बाद वो बोलती है क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है। और जिन बोलता है हाँ हाँ नहीं है मेरे पास। और वो बोलती है वाह तुम सच में गाँव से आए हो। उसके बाद हमें दिखाते हैं कोको स्नैक बार, जहाँ पे स्नैक्स रखे होते हैं और जिन एकदम मजे से खा रहा होता है उन्हें। उसका बोलता है यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और उसके सामने वही लड़की बैठी होती है, वो अपने फोन में कुछ कर रही होती है और बोलती है हाँ ढूंढ लिया। उसके बाद वो अपना फोन रखती है जिन के सामने, और जिन अभी भी खाना ही खा रहा होता है। उसके बाद वो बोलती है कि इसे देखो। और जिन सोच रहा होता है क्या अब ये क्या दिखा रही है मुझे। उसके बाद वो देखता है फोन की तरफ और एकदम सोच रहा होता है क्या ये क्या है। और फिर हमें यही वीडियो दिखाते हैं सैथ और काइल की फाइट की, जहाँ पे वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और इसी वीडियो को जिन देख रहा होता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि ये सैथ कैंग है, और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलती है कि वो स्कूल वापस आया है सिर्फ 1 महीने के लिए, क्योंकि उसे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है। और जिन सोच रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद वो गेट खोलता है और बोलता है कि मैं घर आ गया। और फिर उसे कोई साइड से बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो। और बोलता है हाँ मैं आ गया। उसके बाद वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पे सैथ के अंकल खड़े होते हैं और सैथ की मॉम वहीं पे बैठी होती हैं। उसके बाद सैथ की मॉम बोलती है कि इनसे मिलो, ये हैं यंगजन हाई स्कूल के हेड। और वो जिन की तरफ ही देख रहे होते हैं और जिन भी उन्हें देखता है। उसके बाद जिन हेलो बोलता है सैथ के अंकल को और वो भी हेलो बोलते हैं उसे। उसके बाद जिन बोलता है सैथ की मॉम से क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। उसके बाद सैथ की मॉम उससे कुछ नहीं बोल रही होती। फिर वो बोलती हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए। लेकिन जिन बोलता है कि मैंने बाहर खाना खा लिया है तो मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लेकिन सैथ की मॉम बोलती हैं जिन से कि मैं आज एक ब्रेक लेना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। और वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है और वो एकदम रुकते हुए बोलता है कि टीचर। और सैथ की मॉम सोच रही होती है क्या अब ये किसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद जिन बोलता है कि मैं आज अकीरा से मिला और सैथ की मॉम उसे देख रही होती हैं। उसके बाद जिन बोलता है कि मैंने आपके बेटे को भी आज देखा। और सैथ की मॉम सोच रही होती है क्या ये मिल चुका है उससे। उसके बाद जिन बोलता है सैथ की मॉम से क्या आपने अपने बेटे की वजह से मुझे माउंटेन से यहाँ पे बुलाया है। और फिर सैथ के अंकल और सैथ की मॉम कुछ नहीं बोलते और वो दोनों के दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद सैथ की मॉम बोलती हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जिन बोलता है अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो आप बस एक बार कहना मुझसे। और यही बोल के वो सीधा अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। फिर सैथ की मॉम बोलती है हे, और वो रुक जाता है वहीं पे। उसके बाद वो बोलती हैं कि तुम जानते हो। और जिन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलती हैं कि अगर तुम मेरे बेटे से मिलो तो क्या तुम उसे घर आने के लिए एक बार बोल सकते हो। उसके बाद जिन बोलता है कि अगर उसने मना कर दिया तो। फिर सैथ की मॉम बोलती हैं कि तो फिर उसे कन्विंस करना मेरे लिए। और जिन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद सैथ की मॉम बोलती हैं कि अब मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, तो इसलिए तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। और जिन बोलता है हाँ ठीक है मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं सनशाइन बिल्डिंग। और दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगली वीडियो मैं जल्द से जल्द डाल दूंगा। देखने के लिए थैंक यू।